हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो क्लास 10th की जो विज्ञान है, पूरे विज्ञान के मैं ऐसे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आया हूँ। और लोगों की तरह सिर्फ क्वेश्चन नहीं बेटा, मैं आपके लिए क्वेश्चन कहाँ बेटा आप इधर उधर आंसर ढूंढते फिरोगे ना, टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखना। इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन विद आंसर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला क्या बोल रहे हैं आपको, कह रहे हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको उदाहरण देकर समझानी है। सो देखो बेटा, ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और अब बेटा अगर अभिक्रिया वगैरह कुछ बोल रहा है ना, उदाहरण बोले या ना बोले, आपको उदाहरण ज़रूर देना है। अगर आप उदाहरण नहीं दोगे तो आपको उसके नंबर कम मिलेंगे, चाहे क्वेश्चन में बोला गया हो या ना बोला गया हो। उदाहरण दीजिए, आपको उदाहरण ज़रूर देना है। तो यहाँ लिखा है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चाहे आप ये लिखिए, चाहे मैं जो बोल रहा हूँ, जो अगर मैं जो बोल रहा हूँ ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे प्राकृतिक गैस क्या होती है, मीथेन। ठीक है ना, CH4, दहन मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या बनेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अब पानी भी निकलेगा और थोड़ा सा ऊष्मा निकलेगा। ये लिख दे, कम से कम दो दो उदाहरण तो याद करनी है। या फिर कोक का दहन, यानी कि कार्बन दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाना। अगर कोई चीज़ आप जला रहे हो ना, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ चल नहीं सकती। तो दहन मतलब +O2, तो ये C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ थोड़ी सी ऊष्मा निकलेगी। तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है अभिक्रिया के दौरान, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोक की भाप के साथ अभिक्रिया है बेटा। ये आपका देखो, ये कार्बन है, ये +H2 है, इसमें ऊष्मा चाहिए होता है, फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और फिर हाइड्रोजन गैस से हमारी मुक्त होती है। कोई भी दो उदाहरण ले लो, जैसे N2 + O2, और ऊष्मा थोड़ी इसमें चाहिए होगी, तब जाके हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और सभी क्वेश्चन कब कब पूछे गए वो लिखा हुआ है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है बेटा, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद या एक से ज़्यादा उत्पाद का निर्माण कहते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तित करके एक नए उत्पाद बनाते हो, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाना। ठीक है, ये उदाहरण दे दिया आपने। अब इसके जो प्रकार हैं वो बतानी है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सब आपको एक एक करके लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है और उसका एक उदाहरण मतलब एक समीकरण लिख के ज़रूर बताना है। जैसे संयुग्मन का मतलब होता है संयोजन बच्चों, नाम से स्पष्ट है, जुड़ना। संयोजन में क्या होता है बेटा, रटने की जरूरत नहीं है। संयोजन में दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जब कोई चीज़ आप ले रहे हो अभिक्रिया में, वो हमारा अभिकारक होता है, और जो चीज़ बन रहा है वो हमारा उत्पाद होता है। ठीक है बच्चों, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण H2 + O2, 2H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और पानी, हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल, देखो हाइड्रोजन के 4 मोल है और ऑक्सीजन के 2 मोल है, मिलके पानी बना रहे, पानी के 2 मोल। ठीक है, एक उदाहरण बहुत है। अगला आ जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें उसका उल्टा है। ठीक है बेटा, वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक होता है,
एक अभिकारक होता है और उत्पाद दो या दो से ज़्यादा बनते हैं। देखो यहाँ पर पानी है, हमने विद्युत धारा की उपस्थिति ली और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। यहाँ पर अभिकारक एक रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों में विभक्त हो जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया के भी कई प्रकार है, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है ना, विद्युत वियोजन। वो आपसे नहीं पूछा गया, वो पूछेगा तो वो बताएंगे हम। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन में क्या होता है? अदला बदली होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील अभिकारक का परमाणु अथवा समूह कम क्रियाशील अभिकारक के परमाणु या समूह को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका शानदार उदाहरण है बेटा ये कॉपर सल्फेट है और ये Zn है। ठीक है, कॉपर से अभिक्रिया श्रेणी में ये Zn ऊपर है, तो Zn क्या करेगा? इस कॉपर को उस वहाँ से विस्थापित करके क्या बनाता है? Zn सल्फेट, जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन में क्या होता है? दो की अदला बदली होती है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील दोनों ही अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जरूर याद कर लेना बेटा, फेमस उदाहरण है, कॉपर सल्फेट है यहाँ पर और यहाँ पर NaOH है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cu के साथ आपका OH का वोल्टेज आ गया और यहाँ से बेचारा Na और यहाँ से बेचारा ये Na2SO4 अलग हो गया। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, अभी बता दिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया अभी मैंने आपको बता दिया था ये। ठीक है, इसी के साथ ये जुड़ जाएगा। फिर आपका आता है मंद अभिक्रिया। मंद मतलब धीमा। ठीक है, मंद मतलब क्या हुआ? धीमा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से संपन्न होती है उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, एक मंद अभिक्रिया है। तीव्र अभिक्रिया तो जो तेजी से होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से होती है तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, है ना। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है तभी से ऑक्सीकरण बोला जाता है, या उपचयन भी बोला जाता है। ठीक है, उपचयन अपचयन आपने पढ़ा है ना बेटा, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। अब अपचयन अभिक्रिया होता ही है इसका उल्टा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बात बताया जाए तो जो उपचयन अभिक्रिया होती है ना, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। जैसे Na पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन में। ये चीज़ इलेक्ट्रॉनों के आधार पर भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में परिभाषा इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पूछ देता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम अपोपचय अभिक्रिया भी है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है बेटा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम गुण उपयोग लिखिए। ठीक है, ये चीज है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद कर लीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चन कितना रिपीट होता है देख रहे हैं, हर साल आता है। 2022 में नहीं आया था तो इस साल आ सकता है, इस साल तो पक्का आएगा, गारंटी के साथ, ठप्पा लगा लो। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसका उपयोग क्या है बेटा? इसके उपयोग बहुत सारे हैं, कम से कम 3-4 उपयोग तो आपको याद होने ही चाहिए कम से कम। यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है।
ठीक है। यह कई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। 4 उपयोग लिख दिए मैंने। अब विरंजक चूर्ण के गुण क्या है? ठीक है, यह हल्का पीला चूर्ण है। इसमें क्लोरीन की प्रबल बदबू होती है क्योंकि क्लोरीन से बनाया जाता है। यह जल में विलय होता है, लेकिन इसका स्वच्छ विलयन अशुद्धि की उपस्थिति के कारण कभी कभी निर्मित नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब जल में विलय इतना लिख दो। यह कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा क्लोरीन खो देता है। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे ना CO2, तो ये क्लोरीन को खो देगा। क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण, अनुसूत्र लिखिए और उसका उपयोग बताइए। देखिए कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है, देख सकते हैं। तो देखो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा साधारण नाम है इसका, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस ठीक है, और इसका जो अणु सूत्र होता है जो पूछ रहा है वो होता है NaHCO3। ठीक है, खाने का सोडा बनाने की विधि क्या है बेटा? आपको लेना है Na2CO3। ये रिएक्शन याद कर लीजिए, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको Na2CO3 लेना है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाना है और उसमें पानी मिलाना है, तो आपका बेकिंग सोडा बन के रेडी हो जाएगा। बनाने की विधि याद करने के लिए क्या करना है? ठीक है, Na2CO3 में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलाने पर हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ऐसे अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यही रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन याद होनी चाहिए। इसके गुण क्या है बेटा? प्रमुख गुण, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। यह जल में विलय होता है। ठीक है, और जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ऊष्मा का क्या प्रभाव है? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे ना तो ये अपघटित हो जाता है। ठीक है, किस में? सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में। और ये रिएक्शन आपको लिख देनी है। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन लिख देनी है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से मेरा मार्कर नहीं चल पा रहा है, तो हाईलाइटर सा काम कर रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया बट हो नहीं रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, इस पर लिखा नहीं हो रहा है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आई है। अगला क्वेश्चन है अम्लों से अभिक्रिया। देखो बेटा, अगर ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा ना, देखो अम्लों से अभिक्रिया करके यह सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। आपसे पूछ सकता है कि ये जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, ये कौन? ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इनमें से कोई एक रिएक्शन याद कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके उपयोग क्या हैं बच्चों? तो सबसे पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने का काम आता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी हो गया, सोडा हो गया ना, इसमें इसका उपयोग होता है। यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। एंटासेप्टिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसका। पेट की एसिडिटी बढ़ जाने पर इसको खाया जाता है ताकि एसिडिटी को दूर किया जा सके। और ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग होता है। मैंने 7-8 उपयोग लिख दिए, कम से कम कोई 4 उपयोग आपको याद होने चाहिए जो आपको आसान लगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और 2 अनुप्रयोग लिखना है। ये रासायनिक श्रेणी है बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, ये श्रेणी भी याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखनी है। तो विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है ना बेटा, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये पहले परिभाषा हो गई। और जो क्रम है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है आपका पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर मैग्नीशियम, फिर Mg। ठीक है, ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, ये क्या है? घटता हुआ। और सबसे नीचे होता है Au, फिर Ag। ठीक है, Au मतलब गोल्ड, उससे ऊपर होता है सिल्वर, उससे ऊपर होता है मरकरी।
ठीक है, नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ता हुआ क्रम है, ऊपर से नीचे आओगे तो घटता हुआ क्रम है। तो ये क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है और इस क्रम पे MCQ आ जाते हैं, बहुविकल्प प्रश्न। कुछ तत्व आपको दे दिए गए हैं, बोलेगा इसके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो अगर आपको ये श्रेणी याद होगी तभी आप कर पाओगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग आपसे पूछ रहा था कि क्या इसके उपयोग है। तो देखो, जिस धातु में ऑक्सीकृत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ऑक्सीकृत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी ना, उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातु की क्रियाशीलता कम होती जाती है। जो श्रेणी मैंने दिखाई थी, अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो तो उसकी क्रियाशीलता कम होते हुए जा रही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है वह धातु अपने से नीचे स्थान की धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है NCERT में। ठीक है, कि वो जब डुबाते हैं तो रंग बदल जाता है, ऐसे क्वेश्चन है ना, वो इस पर आधारित प्रश्न है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की धन विद्युत प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर घटती जाती है। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे जाओगे ना तो जो विद्युत धनात्मकता की जो प्रवृत्ति होती है वो घटती जाती है। हाइड्रोजन के नीचे के सभी कमजोर तत्व धन विद्युत गुण प्रदर्शित करते हैं, ये लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर्स बेटा। ठीक है, मिश्र धातु को अंग्रेजी में अलॉयस कहते हैं। अलॉयस वो नहीं जो कार के में लगा रहता है ना, वो अलॉय नहीं है बेटा। किसी धातु का किसी अन्य धातु अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। आपने कोई धातु लिया, आपने कोई अधातु लिया और उनका जो समांगी मिश्रण होता है ना, उस मिश्रण से जो बना होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ दे दो, जैसे स्टील हो गया, टांका हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये सब आपके मिश्र धातु हैं। आपसे पूछा गया है कॉपर के दो मिश्र धातु के उदाहरण दीजिए, तो एक तो बेटा पीतल है और दूसरा आपका कांसा है। ठीक है, ये कॉपर के ही पार्ट है, मिश्र धातु है, जिनमें कॉपर 88% होता है पीतल में और Zn आपका 2% होता है। ठीक है, बाकी और भी तत्व होते हैं। कांसा होता है आपका 88%, उसमें कॉपर होता है, और Sn आपका 12% होता है। उपयोग क्या है, पीतल का उपयोग बर्तन व तार बनाने में होता है। आपने देखा होगा पीतल के बर्तन बनते हैं, पीतल की तारें बनती हैं, है ना, विद्युत की तारें। उसके बाद जो कांसा का उपयोग है मशीनों में, कारतूसों में, है ना, गोलियों में, बर्तन और मूर्तियों बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कांसा का। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है वो है समजातीय श्रेणी। ठीक है ना, समजातीय श्रेणी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ समझाइए। भाई साहब ये हर साल आता है, आप देखो कितनी बार आ रखा है, कितनी बार आ रखा है। ये 2022 में भी आया था, 20, 19, 18 सब में आता है, तो हर साल आता है ये क्वेश्चन। तो ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, समजातीय एक जैसी श्रेणी, है ना, नाम से स्पष्ट है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखलाएं जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये कोई भी ऐसा समूह जिनकी जो संरचना सूत्र होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है, जो क्रियात्मक समूह होता है उनमें एक जैसा होता है। ठीक है, आप उस एक सूत्र को याद करके उसके सारे आप निकाल सकते हो। और किन्हीं दो के बीच में, किन्हीं दो श्रृंखलाओं के बीच में हमेशा CH2 का अंतर होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, ये भी लिखना है। उदाहरण दे रखा है, जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य पहला क्या है, CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8। ठीक है ना। अब इसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में अगर देखा जाए तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। ठीक है, ये उदाहरण भी जरूर लिखना है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे बेटा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है। तो बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अणु की संरचना में बिना परिवर्तन किए
उसका एक परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर CH4Cl2 है, तो देखो यहाँ से एक क्लोरीन इधर आ जाएगा हाइड्रोजन के स्थान पर, तो ये हो जाएगा CH3Cl। यहाँ से इसने एक हाइड्रोजन लिया, यहाँ से इसका एक क्लोरीन, इधर क्या बना देगा HCl। ठीक है, ये मैंने चीज़ लिख भी दी है यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके। ये होता है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला है बेटा साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साबुनीकरण। ठीक, देख रहे हैं कितना पूछा गया है। तो साबुनीकरण क्या होता है? जब किसी तेल या वसा को हम ग्लिसराइड भी कहते हैं, किसी किसी बुक में ग्लिसराइड लिखा होता है। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार या वसा बोल सकते हैं या ग्लिसराइड बोल सकते हैं। जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये अभिक्रिया याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को याद कर लीजिएगा। ये साबुनीकरण का क्रिया है, मैकेनिज्म है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है एस्टरीकरण। हर साल पूछा जाता है, हर साल। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टर, ठीक है, कैसे बनता है वो बताना है। तो क्या होता है बेटा? अल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को एस्टरीकरण कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अल्कोहल है। ठीक है, इसको मिलाओगे आपको एस्टर मिलेगा और जल मिलेगा। ये जो विधि है इसे हम कहते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके उपयोग क्या है? इनकी गंध फलों के समान होती है, इसलिए इनका उपयोग ठंडे पेयजल, आइसक्रीम, मिठाइयों में होता है। ठीक है, उसके साथ साथ परफ्यूम में भी इसका उपयोग होता है। सौंदर्यवर्धक प्रसाधनों में इसका उपयोग, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम व्रीम, सोनो पाउडर, उन सब में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ दोष लिखिए। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी हो गया, आधुनिक आवर्त सारणी हो गई, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा। उनमें क्या अंतर है, क्या कमी थी, क्या लाभ है दोनों के, ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। या तो मेंडलीव या तो आधुनिक आवर्त सारणी, पक्का है, हर साल आएगा बेटा। तो मेंडलीव का आवर्त नियम देखो, वैज्ञानिक जो हमारे मेंडलीव थे उन्होंने 1869 में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों और उनके परमाणु भारों के बीच एक संबंध को स्थापित किया। ठीक है, जिसे हम उस मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस आवर्त नियम के अनुसार अगर तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो हमें एक गुण बार बार एक गुण को रिपीट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसे कहा जाता है मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक, अब हम लाभ देखेंगे, दोष देखेंगे। सबसे पहले लाभ की बात करें तो तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हुई। ठीक है, अध्ययन कौन सा तो किस गुण में होगा, एक कैटेगरी में उन्होंने रख दिया तो अध्ययन करने में सुविधा हो गई। ठीक है, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली, नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायता मिली। अब इसके दोष क्या हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया था। भाई धातु अलग चीज हुई, अधातु अलग चीज, दोनों अलग है ना, तो अलग स्थान इनको नहीं दिया गया था। उसके साथ साथ हाइड्रोजन का भी कोई निश्चित स्थान नहीं था। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया और असमान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो पैमाना चूज किया था वो परमाणु का भार था, और जबकि आधार में आधुनिक में क्या है, परमाणु का क्रमांक। ठीक है, इस सारणी में
समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इस सारणी में कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों का क्रम ठीक प्रकार नहीं है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। तो ये सब इनकी कमी है, ठीक है बेटा, और ये सब इनके लाभ हैं, ये आपको लिखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है? हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो, रुधिर रंगहीन नहीं होता है, इसका रंग लाल होता है, रुधिर खून, ठीक है। लसिका क्या होता है? लसिका रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक। रुधिर का मतलब खून हुआ। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या अधिक मात्रा में होती है, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या की मात्रा कम होती है। इसमें होती है, उस पर नहीं होती है, ठीक है, ये मेन चीज़ है। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या की मात्रा कम होती है और लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या अधिक होती है। रुधिर में फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे यह बहुत ही आसानी के साथ थक्का बन जाता है, और लसिका में फाइब्रिनोजन की मात्रा कम पाई जाती है, फिर भी थक्का जमने की शक्ति इसमें विद्यमान होती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो ये मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, पाचन तंत्र से क्या तात्पर्य है? आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। और कभी कभी चित्र बनाने के लिए भी आ जाता है, तो ये मैंने चित्र भी ले लिया है एनसीईआरटी से। आपका ये पाचन तंत्र है, पूरा बनाना है, देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मनुष्य, ये जिब्बा, खाना इधर से जाता है, ये पेट है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मोड़ा सब कुछ, इतना याद नहीं रख पाओगे तो मोटा मोटा जो चीज़ है वो लिख देना, कम से कम 5-7, ठीक है ना, क्योंकि सारा याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पाचन तंत्र से क्या तात्पर्य है? भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े बड़े अणुओं को भिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल एवं छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है, तथा जो तंत्र यह कार्य करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। कितना स्वीट एंड सिंपल रखा है मैंने। आपको पढ़ोगे समझ में तो आ ही रहा होगा, 2-4 बार पढ़ोगे, कॉपी में लिखोगे, याद हो जाएंगे सारे, लेकिन हाँ, लिख लिख के याद करने हैं, ठीक। यहाँ मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये आमाशय है हमारा, ये पेट है, जो खाना जब खाते हैं ना तो यहाँ आके बाहर ही होता है ना, तो ये हमारा पेट है, और ये हमारा क्या है? छोटी आंत है। ये जो पार्ट देख रहे हैं हम, ये हमारी छोटी आंत है, और ये हमारी बड़ी आंत, ठीक है। और ये हमारा मलाशय, गुदा जिसे बोलते हैं। तो आमाशय क्या होता है? स्टोमच, पेट। आमाशय का आकार एक बैग की तरह होता है, ये दिख रहा है, जो भोजन को संग्रहित करने, भोजन को इकट्ठा करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डिक, एक फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। उसके बाद क्षुद्रांत, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं, वो क्या करती है? आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। इसके बाद ना आमाशय यहाँ पे आ जाता है खाना, ठीक है। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण, ये मुड़ी मुड़ी हुई होती है ना ऐसी, ठीक है, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संगत स्थान में अव्यवस्थित होती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। जो संपूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है बेटा? इन छोटी आंतों में होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? देखो बेटा, अगर किताबों में, गाइड्स में यहाँ वहाँ दिखोगे ना, इनके आंसर बड़े बड़े लिखे हुए हैं। मैंने उनको शॉर्ट एंड सिंपल में रखा है, ताकि बच्चा, मुझे पता है ना, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। हमारा क्या होता, गाइड से हम पढ़ते थे, रेफरेंस बुक पढ़ते थे, टीचर जब लिखवाते ना, पूरी किताब लिखवा देते थे, और हम बच्चे क्या, अरे यार इतना कौन लिखेगा, इतना कौन याद रखेगा, हम डरते थे उस क्वेश्चन को देखकर। तो वो मेरी मेंटेलिटी है मेरे बच्चों कि मैं उतना ही बताता हूँ, उतना ही करवाता हूँ, उतना ही लिखवाता हूँ, जितना बच्चे लिख पाएँ, जितना याद रख पाएँ, उनको पढ़ने में आसानी हो, उस चीज़ों को समझ पाएँ। ज़्यादा करवा देंगे तो वही बच्चे यार भूल जाते हैं, है ना। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना, कार्यविधि को लिखिए। ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है, आप देखिए, ठीक है। उत्सर्जन जैसे पेशाब करना, है ना, सुबह जाते हो ना, पेशाब करते हो, उसके बाद समझ रहे हो,
बोलना थोड़ा अजीब लग रहा है। कह रहे हैं उपापचयी स्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उपापचयी, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना पचने के बाद सारे पोषक तत्व हम ले लेते हैं और फिर बाहर हमारा मल निकल जाता है। उसी तरीके से सारे शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो पानी ज़्यादा पियो, पेशाब ज़्यादा करो। ठीक है, इससे आपका ही फायदा है। सजीव प्राणियों की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विषैले विकार पदार्थों को निष्कासित करने की क्रिया भी उत्सर्जन कहलाती है। वृक्क या किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। जो हमारी किडनी है ना वो मुख्य उत्सर्जी अंग है। हम जो पॉटी करते हैं ना उसमें उतना में खतरनाक चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो हम पेशाब करते हैं ना, पेशाब के द्वारा हमारे शरीर के विषैले तत्व जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जैसे ये किडनी है ना आपके, देखिए ये किडनी है जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये क्या करता है? ये सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना। प्रमुख आजकल किडनी फेलियर्स के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। तो हमेशा आप हेल्दी खाइए, अच्छा व्यायाम कीजिए, उसके साथ साथ जो सिगरेट वगैरह, मदिरा वगैरह इनका सेवन कभी नहीं करना है। ठीक है, अब ये क्या अच्छी एक हेल्थी लाइफ अगर आपको जीनी है तो इसकी संख्या 2 होती है। ये 2 किडनी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए, ये किडनी है ना, देखिए यहाँ से ये देखिए फ्लो देख रहे हैं आप, ये चीज ठीक, ये फ्लो आपने देख लिया होगा। कह रहे हैं वृक्क रक्त को छानता है, ये खून छान रहा है, देख रहे हैं आप इस चित्र से देख सकते हैं। वृक्क जो है खून को छान रहा है, ये देखिए वृक्क रक्त को छानता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ मूत्र को निकालता है। मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है जो खतरनाक पदार्थ होता है। मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यह तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। वृक्क में रक्त को छाना जाता है, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ये जो किडनी है ये खून को छानती है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? हर साल पूछाता है। ठीक है, तो गर्भ निरोधन की बहुत सारी युक्तियां हैं, आप कुछ कुछ जानते भी होंगे। ठीक है, जैसे कि यांत्रिक और भौतिक अवरोध, रासायनिक विधि, शल्य चिकित्सा विधि, अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र उपकरण इत्यादि। ठीक है, तो जिसमें कॉन्डोम्स हो गया, कॉन्डोम्स फीमेल्स में आती हैं, मेल्स में आते हैं, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, है ना। उसके बाद शल्य चिकित्सा से फीमेल और मेल दोनों में किया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने 4 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इनके बारे में मैंने डिटेल में रखा है। जैसे यांत्रिक में क्या है, नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कॉन्डोम का उपयोग करते हैं। मादाएं डायाफ्राम या ग्रीवा टोपी का प्रयोग शुक्राणुओं के गर्भाशय तथा अंडवाहिनी प्रवेश को रोकने में के लिए करती हैं। मादाएं यानी कि जो माताएं बहनें हैं वो लगाती हैं इन चीज़ों को, ताकि शुक्राणु जो होते हैं पुरुष के वो अंदर ना जा पाए, वो बाहर उसमें आ जाए। मादा कॉन्डोम बाजार में भी उपलब्ध है, यानी कि लड़कियों वाले कॉन्डोम। ठीक है, और ऊपर ये लड़कों का था। रासायनिक विधि में क्या है, औरतें 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करती हैं। एक तो होता है मुख्य गोलियां, ये गोलियां हार्मोन युक्त होती हैं जो अंडाशय में रोकती हैं, अंडाशय में अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं। जो मैं बोल रहा था ना, गर्भ निरोधक गोलियां हिंदी में कहते हैं उसे। उसके बाद नेक्स्ट है योनि गोलियां। इन गोलियों में रसायन होते हैं जो शुक्राणुओं को मार देते हैं। ठीक है, अगला है शल्य चिकित्सा, वो मैंने पुरुष के लिए भी बोला, महिलाओं के लिए भी बोल दिया। अब नेक्स्ट है बेटा ट्यूबेक्टोटॉमी, जिसे महिला नसबंदी कहते हैं, है ना, वो चीज़ भी है। बहुत सारे उपकरण चीज़ें हैं, या पढ़ सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रजनन क्या है? नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रजनन, जैसे आप कैसे हुए, तो जो आप जो हुए हैं ना, वो जो विधि है वो प्रजनन है, जिसके माध्यम से आप हुए हो। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, जब एक पुरुष और एक महिला आपस में जो क्रिया करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, है बच्चों।
प्रजनन द्वारा कोई जीव अपने से ही किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन जीवित की विशेषता है। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है। जैसे ये फीमेल स्पर्म है, ये मेल स्पर्म है, ये जाइगोट करेगा, ठीक है, फिर ये एम्ब्रियो में जाएगा और फिर आपका एक बेबी मिलेगा। ये पूरी प्रोसेस होती है लैंगिक जनन की, ठीक है। ये आपका नर जनन तंत्र की संरचना है और ये आपका मादा जनन तंत्र की संरचना है, ठीक है। चित्र बनाने के लिए बोला था तो आप प्रैक्टिस कर लेना। अगला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। हर साल पूछा जाता है और बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सबसे पहले समजात अंग क्या है? अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। कार्य उनका अलग है, उत्पत्ति और संरचना सेम है लेकिन दोनों के कार्य अलग है, ठीक है। उदाहरण, पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद। देखो, पक्षी के जो पैर होते हैं, घोड़े के पैर होते हैं, संरचना में समान है, उत्पत्ति भी समान है लेकिन कार्य अलग है। पक्षी उड़ता है, घोड़ा थोड़ी ना उड़ सकता है, ठीक है। मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपाद, जो, ठीक है, गाय के जो आगे के पैर हैं और हमारे जो हाथ है वो लगभग सेम होते हैं लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। मेंढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख, ठीक है, ये कुछ उदाहरण थे। समरूप इसका उल्टा होता है, वे अंग जो समान कार्य करते हैं, इसमें कार्य सेम करते हैं लेकिन संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है, तथा देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है, समरूप अंग कहलाते हैं। लेकिन आप पढ़ रहे हैं ना, नाम के विपरीत है ये। कार्य समान करता है, देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, उससे उल्टा है। उदाहरण, कीट के पंख और पक्षी के पंख, ठीक है, दोनों ही उड़ते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। कीट का पंख बहुत ही छोटा होता है और पक्षी का पंख बहुत ही बड़ा होता है ना। ये अंतर है लेकिन कार्य सेम करता है। चने के पौधे और मटर के पौधे की प्रदान, ये दूसरा उदाहरण है। तो कम से कम दो उदाहरण तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। मेंडल ने जो आनुवांशिकता के नियम दिए हैं बेटा, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो मेंडल ने मटर पर कार्य करते हुए किस पौधे पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था? मटर के पौधे पर। अच्छा, क्यों किया था मटर के पौधे पर? क्योंकि वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। अगर मनुष्य पे करता है, किसी और जीव जंतु पे करता है तो वो बहुत टाइम लेता है। तो मटर के पौधे पे उसने अपने प्रयोग किया था क्योंकि वो जल्दी जल्दी अपना सारा कुछ कर लेता है। एक कितना टाइम लेता है? 2 महीने में पूरा हो जाता है। एक जब बीज बोओगे और मटर आ जाएगा पूरा, 2 महीने में हो जाता है, ठीक है। मेंडल ने मटर पर कार्य करते हुए वंशागति के सिद्धांतों को बताया जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला नियम है बेटा प्रभाविता का नियम, ठीक है। ये नियम क्या होता है? जब दो शुद्ध गुणों, जैसे शुद्ध गुणों मतलब जैसे लंबा व बौना का संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण लंबा प्रकट होता है, वह अप्रभावी गुण बौना अभिव्यक्त नहीं होता है। लंबा और पौने में जो संकरण होगा ना, तो पहले पीढ़ी का गुण आएगा। पहले लंबा था, लंबा आएगा लेकिन बौना नहीं आएगा, वो छुपा हुआ रहता है, ठीक है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लंबापन प्रभावी गुण है एवं बौनापन अप्रभावी गुण है, ठीक। नेक्स्ट, ये चित्र भी मैंने बना के रखी है, ठीक है, इसे बना लीजिएगा, सिंपल, ठीक है। दूसरा गुण है पृथक्करण का नियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के 2 पौधे या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी पहली पीढ़ी F1 मतलब पीढ़ी 1 संकर पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षणों को ही प्रकट करते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी F2 के पौधे में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 1:1 के पृथक्करण हो जाता है और युग्मक के समय, ठीक है, गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अगला है स्वतंत्र अभ्युवन का नियम।
इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस करवाया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन तो चलो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिंग गुणसूत्र वाला क्वेश्चन हर साल आता है कि लिंग गुणसूत्र की संरचना बनाइए, ये चित्र बनाने के लिए आता है, और उसके बाद कैसे मेल बॉय होता है और कैसे फीमेल होते हैं वो बताना होता है। मैं ये तो क्वेश्चन बेटा अभी बताऊंगा। और चैप्टर नंबर 10वां और चैप्टर नंबर 11वां का जो एक क्वेश्चन होता है ना, लेंस सूत्र दर्पण सूत्र से एक 5वां क्वेश्चन हर साल पूछा आता है। जो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है तो वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है बच्चों, वो लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आपको ऐसे वीडियो डेली मिलेंगे, ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। कह रहे लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य के लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। सो देखो बेटा, मनुष्य में सेक्स एक्स और वाई गुणसूत्रों के मेल से निर्धारित होता है। माता से एक्स गुणसूत्र और पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त करने पर भ्रूण, इसका परिणाम पुरुष संतान होता है। देखो अगर मैं बात करूँ ना तो हमारे में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, ठीक है। तो पुरुष में और महिला में जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, फर्क सिर्फ एक जोड़े गुणसूत्र का होता है और वही डिसाइडेड करता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिला से बार बार वो सिर्फ बेबी मतलब सिर्फ लड़की को जन्म देती है तो उसका जो जिम्मेदार माता को माना जाता है, बट ऐसा नहीं, इसके लिए जिम्मेदार पुरुष होता है। माता कोई जिम्मेदार नहीं होती, माता के पास एक्स फिक्स है, लेकिन पुरुष के पास फिक्स नहीं है, पुरुष के पास एक्स और वाई होता है, ठीक है। सो देखिए बेटा, जब माता का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है ना, इसका पर पुरुष होता है। जब डिफरेंट होगा माता का एक्स और पुरुष का वाई, तो जब डिफरेंट होगा तो लड़का होगा। अब जब पिता का भी एक्स मिल रहा है माता का भी एक्स मिल रहा है तब क्या होगा बच्चों, तब आपका लड़की होगी। तो ये चीज़ सिंपल अपने भाषा में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख द्वारा समझाइए। हर साल पूछा जाता है, निकट आएगा या फिर दूर आएगा, फिक्स है। निकट दृष्टि दोष नाम का उल्टा है, वह दृष्टि दोष जिसमें हम निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को जब हम स्पष्ट नहीं देख सकते, ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण क्या है, ऐसे दोष युक्त जो व्यक्ति होते हैं उनका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं, क्यों कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, ठीक है। जो वक्रता लेंस होती है ना, अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, उसके साथ साथ नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये जो गोलक है वो लंबी हो जाती है, इस वजह से ये कारण है। ठीक कैसे कर सकते हैं निवारण, तो इसका निवारण कैसे हम कर सकते हैं वो देखो बेटा, इस दोष के निवारण को ना किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस को हम अब सारे लेंस भी कहते हैं, उसका उपयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ लिख देनी है और ये चित्र बना देना है। अगला आता है दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर का तो सही दिखता है परंतु निकट का सही नहीं दिखता है, ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, जैसे दीर्घ दृष्टि दोष भी बोला जाता है। तो ये क्या था, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है ना, वो सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ये चीज़, ये चित्र आपको बना देनी है। ये देखो उससे दूर हट गया है। उत्पन्न होने का क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो अत्यधिक हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दो कारण है। कैसे ठीक कर सकते हैं, उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, इसका उपयोग करके हम इसे संशोधित कर सकते हैं और ये चित्र बना देना है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए तथा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। मतलब नेत्र का चित्र बनाने के लिए और उसका कार्य लिखने के लिए हर साल आता है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ये मानव का नेत्र है, ये आपका क्रिस्टलीय लेंस है, ये आपका नेत्रोद है, ये आपकी पुतली है, ये आपकी परितारिका है, ये आपका स्वच्छ मंडल है,
ठीक है। ये आपका दृष्टिपटल है, ये आपकी जो है बच्चों पक्षाभि पेशियाँ हैं, और ये आपका जो है बेटा दिक् तंत्रिका है, और ये जो पूरा पार्ट है ये काक्षाक द्रव कहते हैं इसको। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में लिखेंगे। यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे सारे ज्ञानेंद्रियों में, क्योंकि अगर आप खुद की आँख एक बार बंद कर लो आपको पूरी दुनिया काली दिखेगी। एक बार के लिए हम मान लो तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम बोल नहीं सकते तो भी चलता है, लेकिन एक बार सोच के देखो तो अगर तुम्हारी आंखें चली जाए, अगर तुम देख ना पाओ, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, है ना। ये जो भगवान ने इतना सब कुछ बना रखा है सौंदर्य, वो तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे, पूरा संसार काला हो जाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी केयर किया करो बेटा, ठीक है। मानव नेत्र एक कैमरे के भांति कार्य करता है जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यह दृष्टिपटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कहाँ बनाता है प्रतिबिंब? दृष्टिपटल पे बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह नेत्रक गोलक में स्थित होते हैं और नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो दृढ़ पटल क्या होते हैं? रक्त पटल क्या होता है? श्वेत मंडल कॉर्निया क्या होता है बच्चों? ये मैंने लिख रखा है, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है बच्चों ओम का नियम, हर साल आने वाला क्वेश्चन। ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो ओम का नियम V समानुपाती है, इसे सिंपल याद रखिएगा। और इस समानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो R आ जाता है। R एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। नियम हिंदी में क्या है? समान ताप व दाब की स्थिति में, ठीक है, परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर लगने वाला वोल्टेज या विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के मान के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा, जैसे जैसे धारा कम होगी वैसे वैसे विभवांतर कम होगा। जैसा व्यवहार I करेगा वैसा ही व्यवहार V करेगा। ये नियम है ओम का। ओम के नियम के सत्यापन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अरे भाई आजा, हाँ, इस सिद्धांत से यह पता लगता है कि किसी कंडक्टर का रजिस्ट्रेशन, देखो बेसिकली हमें यह दिखाना है ओम का नियम का सत्यापन कि अगर हमारे पास कोई परिपथ है, अगर हम I में जो जो परिवर्तन कर रहे हैं वही परिवर्तन वोल्ट मीटर में वोल्टेज में भी होगा। बस अगर ये हम शो कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्यापन हो जाएगा। यही तो ओम का नियम है। तो उसी चीज़ को हम दिखाएंगे यहाँ पर। देखो ओम का नियम का सत्यापन प्रैक्टिकल। तो महत्वपूर्ण हमें सामग्री में क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए बैटरी, हमें एक स्विच चाहिए, परिवर्ती प्रतिरोध है ये हमारे पास R, ठीक है, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा प्रतिरोध है, ये मेरा वोल्टमीटर है, ठीक। बैटरी, परिवर्ती प्रतिरोध, वोल्टमीटर, एमीटर, ठीक है, ये सब हमें चाहिए। विधि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार सभी चीज़ों को हम व्यवस्थित कर देंगे ऐसे, ठीक है, इसे कनेक्शन कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे? देखो ये हमारे पास सर्किट हो गया, ठीक है, ये सर्किट हो गया। वोल्ट मीटर को स्थिर प्रतिरोध के समांतर और अमीटर को श्रेणी में समय संयोजित करते हैं, ठीक है। देखो प्रतिरोध और वोल्ट मीटर को समांतर और अमीटर को इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। फिर हमारे पास जो स्विच होता है यहाँ पर, ये जो स्विच है इसे ऑन करना है, स्विच दबाएंगे जिससे परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगेगी। जैसे स्विच ऑन करोगे पूरे सर्किट में धारा बहने लगेगी, ठीक है ना, करंट फ्लो होने लगेगा। अब अमीटर में, इस अमीटर में अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को मापता है। अब अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करना। यहाँ जो अमीटर लगा है और यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा है उसकी रीडिंग को नोट करोगे, ठीक है। रीडिंग में प्राप्त हुए मानों को अगर ओम के नियम के सूत्र V बराबर I में रख कर देखोगे तो देखोगे V बराबर क्या होता है? IR, ठीक है, ये होता है। तो परिपथ में जितना, देखो जितना हमारे यहाँ पर एक मतलब एमीटर में धारा यहाँ पर जितना I होगा, ठीक है, और यहाँ पर जितना आपके पास R है,
तो उस जितना मान यहाँ पे होगा ना उसी हिसाब से इस वोल्ट मीटर पे भी मान आएगा। सपोज करो आई का मान 2 है, आर का मान 5 है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर पे जो पाठ्यांक आएगा 2 पंजे 10 वोल्ट का आएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को सत्यापित करता है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, प्रतिरोध का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन का चित्र सहित वर्णन करना है। सिर्फ वर्णन करने के लिए आ रखा है प्रश्न, और एग्जाम में बच्चों मैं ये भी बता देता हूँ, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है ना। और इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं हर साल, ये हर साल आता है। और ये आपको चैप्टर नंबर 12 में दिखेगा। 2 दिन पहले ही मैंने 12 चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डेरिवेशन भी करा रखे हैं बच्चों, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। और आने वाले वीडियोस में मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियोस भी बनाऊंगा, उनको ज़रूर देखते रहना। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ये हमारे प्रतिरोध हैं, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में क्या होता है ना, ये प्रतिरोध का देखो पिछला वाला सिरा है, ये R2 इसका पहला वाला सिरा इसके साथ अटैच है, इस प्रतिरोध का लास्ट वाला सिरा और इस वाले प्रतिरोध का प्रथम वाला सिरा एक साथ अटैच है। मतलब जब प्रतिरोध एक के साथ एक अटैच होते हैं ना सीधे सीधे, तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक सीध में सारे अटैच हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक साथ अटैच होते हैं। ऐसे ही मैंने 3 प्रतिरोध लेके दिखाए, ऐसे 4 5 6 कितने ही हो सकते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऐसे प्रतिरोधों के क्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सिंपल सी बात है। और ये चित्र आपको बना लेनी है। ये बैटरी है, ये आपका स्विच है, ठीक है, और यहाँ आपका करंट फ्लो हो रहा है। आगे बात करें प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें क्या होता है ना, प्रतिरोध एक के नीचे एक होते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में समांतर एक के नीचे एक, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को, देखो इस प्रतिरोध का ये वाला सिरा, इस प्रतिरोध का एक वाला सिरा और इस प्रतिरोध का एक वाला सिरा, इन सबको एक जगह जोड़ा गया है, ठीक है, इन सबको एक जगह पे जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु ए से जोड़ देते हैं, तो सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं, ठीक है। और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ते रहते हैं। तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और ये इसका चित्र है, हमने सिर्फ 3 प्रतिरोध लिए हैं, ऐसे 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट वाला। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है, कक्षा 12 में भी पूछा जाता है। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है? सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाहिक चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाहिक चालक के एक अल्पांश छोटे से लंबाई L में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो बातें कौन सी हैं? ठीक है, कि जो छोटा सा लंबाई होता है, ठीक है ना, वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र छोटे लंबाई के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है, और जो दूरी होती है उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चीज़ों पर निर्भर करता है और यही आपका बायो सेवर्ट का नियम है। सभी नियमों को जब एक साथ आप लिख देते हो तो ये नियम बन जाता है, ठीक है। ये संबंध आपका क्या कहलाता है? बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। इसको मैंने डिटेल में चैप्टर नंबर 12 में करा रखा है, ठीक है, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। अगला है बेटा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए, ठीक है। तो कि एक प्रथम नियम क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन कक्षा 12 में फिर पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप फिजिक्स लेते हो तो। कह रहे हैं जब किसी बंद परिपथ में, आपका जो परिपथ है वो बंद है, ठीक है, क्लोज्ड, जब किसी बंद परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। धारा ये तब तक परिवर्तित होगी जबकि चुंबकीय फ्लक्स में जितनी देर से परिवर्तन हो रहा होगा।
जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाता है, परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा भी बंद हो जाती है। ये आपका फैराडे का प्रथम विद्युत नियम है। द्वितीय विद्युत नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ई है बेटा, ये आपका क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई। ये किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स है आपका थीटा, परिवर्तन मतलब डी बट्टे डी टी। ये सब चीज़ बेटा थोड़ा सा एडवांस में है, जो कि कक्षा 11-12 में जाके सीखोगे कि डी बट्टे डी टी का मतलब क्या होता है। ये परिवर्तन को दर्शा रहा है। ये मैथ जब पढ़ोगे ना, वहाँ मैंने सब कुछ समझा रखा है विज्ञान में। मान लीजिए कि जो कुंडली आपके पास होगी ना, उसमें फेरों की संख्या n है, तो जो ई होगा वो -n, बस इसके सामने n लगा देना और माइनस लगा देना, इसके बराबर होता है। ठीक है, और ये जो डी थीटा है ना, ये डी थीटा परिवर्तन है। थीटा में क्या परिवर्तन है? तो डी थीटा क्या होता है? थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये आपका दूसरा नियम है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, जो बार बार आता है, वो है विद्युत मोटर और विद्युत जनित 100% गारंटी के साथ मोहर लगाकर, ठप्पा लगाकर, है ना, हर साल पूछा जाता है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र 2022 से पूछा गया है। आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत लिखिए, कार्यविधि लिखिए, विभक्त वलय का क्या महत्व है। भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है, हर साल। देखो, सबसे पहले विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को तो बेटा रट लेना, इसमें कुछ भी चीज़ आप इस अनशन नहीं लिख सकते, ये परफेक्ट है ना, ये पूरा आप याद कर लीजिएगा। इसका सिद्धांत क्या है? इस तथ्य पर यह कार्य करता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसकी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी जो दिशा होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार की जाती है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी हर साल आता है बेटा, इन दोनों में से जरूर आएगा। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। ठीक है, ये है आपका इसका सिद्धांत, और ये है आपका इसका चित्र बेटा। ये चित्र बनाना है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये हमारा क्या है? विभक्त वलय है। ये चुंबकीय है, नॉर्थ और साउथ, इसके बीच ये लगा है, ये दूरी है। ठीक है, ये आपका ब्रुश लगा है, ये आपका स्विच है, ये आपकी बैटरी है। चित्र बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब कई बच्चे देखो बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, स्मार्ट बनना है। वैसे चित्र बनाने के लिए बोला है रचना में यही चित्र आता है बेटा, यही लिखना है बस। ये जो है ना स्थायी चुंबक, आर्मेचर में ये सब जो लगे हैं, इनके बारे में लिख के आप अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। आप विद्युत मोटर क्या होता है बता दिया आपने, ठीक है, विद्युत मोटर क्या होता है बता दिया, सिद्धांत आपने लिख दिया, ये चित्र आपने बना दी, रचना में ही ये चीज आ गई। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय बच गया है, उस स्थिति में ही केवल इन सब के बारे में लिखना, जो कि मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसके अलावा मत लिखना अगर आपके पास टाइम नहीं है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? सीधी कार्यविधि, कैसे कार्य करता है ये वर्किंग मेथड। ठीक है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये जो आर्मेचर है ये क्या होती है बेटा? यह एक आयताकार कुंडली होती है, ठीक है, जो तांबे के रोधी तार से बनी होती है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में 2 ध्रुवों के बीच इस प्रकार स्थित होता है कि भुजाएं एक दूसरे के क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। ठीक, स्थायी चुंबकीय क्या होता है ये सब मैंने लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं बेटा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, विभक्त वलय क्या होता है, क्योंकि इसके पूछा जाएगा ना, तो ये चीज़ देख लो। बाकी ब्रुश क्या है, बैटरी क्या होता है, ये सब मैंने लिख रखा है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है ना बेटा। आप पहली बार तो ये चीज़ नहीं देख रहे हो, पढ़ चुके हो सब कुछ। विभक्त वलय थोड़ा देख लेते हैं। देखो, कुंडली के दोनों सिरों में विभक्त वलय के 2 अर्ध भाग भेदक क्यों? देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ठीक है, विभक्त वलय,
इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है। इनकी जो भीतरी सतह होती है ना, विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। पीत धक्कियों के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रुशों एक्स और वाई से संपर्क रखते हैं। ये होता है विभक्त वलय। अब कार्यविधि देख लो। कार्यविधि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कार्यविधि याद रखने का, जो मैंने याद किया था, कैसे मैंने समझा था। चित्र जो बच्चा है ना, आपने एक बार बनाया, आप जहाँ आपने कार्यविधि लिखी है ना, उसके सामने एक बार चित्र और बना लेना, ठीक है। और कार्यविधि को ना 2 से 3 बार पढ़ना है, याद नहीं करना, पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ो और चित्र में देखो, आप समझ जाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, ये बैटरी है, ये कुंडली में हमने क्या प्रवाहित कर दी, वैद्युत धारा, ठीक। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजा AB, जो कुंडली की भुजा आपकी AB है, ठीक है, एक बल नीचे की ओर, एक बल ना इधर नीचे की ओर लगेगा, ठीक। और दूसरी भुजा CD पर, ये जो दूसरी भुजा आपकी CD है, एक बल ऊपर की ओर लगेगा, एक बल नीचे की ओर लगेगा और एक बल ऊपर की ओर लगेगा। यही मेन चीज़ है। एक बल नीचे लग रहा है, ये कुंडली ना ऐसी होती है, इसमें ऐसे लग रहा है, इसमें ऐसे लग रहा है, और इसी वजह से ये रोटेट करने लगते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण, क्योंकि एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, तो एक बल युग्म बन जाता है, ठीक है। कुंडली वामाव्रत दिशा में घूमने लगती है, बाईं तरफ यूं घूमने लगता है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय, ये कुंडली के साथ यहाँ पर क्या लगा पड़ा है बेटा, विभक्त वलय है ना, ये भी घूमने लगते हैं। परंतु बैटरी का धन ध्रुव, ये बैटरी का जो पॉजिटिव हिस्सा है ना, ये वाला सदैव बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है। ये बाएं ब्रुश से कुंडली से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। तथा ऋण ध्रुव दाएं भाग से जुड़ा रहता है, ये ऋण भाग है, ये दाएं वाले से जुड़ा रहता है, ठीक है। दाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है, अतः कुंडली उसी इस दिशा में घूमती रहे। ये इसलिए ऐसे जुड़े रहते हैं कि कुंडली की जो घुमावट की दिशा है ना, सदैव वो बनी रहे, और यही इसका वर्किंग मेथड है। इसे 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आपको हमेशा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विभक्त वलय जो होता है ना, द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। द्विक परिवर्तक एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमणित करता है, बढ़ाता रहता है, ठीक है। ये इसका मेन कार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, या तो देखो अब क्या आएगा, विद्युत जनित्र, या तो विद्युत मोटर आएगा या फिर विद्युत जनित्र। 2000 में विद्युत मोटर आया था, इस साल जनित्र आ सकता है। या तो क्योंकि एक पेपर के कई सारे वो बनते हैं ना, पार्ट बनते हैं, किसी को कोई मिलता है, किसी को कुछ, तो 2 पेपर में ये दोनों क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, तो दोनों को ये कर लीजिएगा, यहाँ से एक तो पक्का आएगा ही आएगा। अब जैसे ये क्या होता है, ये उसका उल्टा होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, विद्युत जनित्र, जनरेटर, ठीक है। सिद्धांत क्या है इसका, इसे याद कर लेना पूरा। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। देखा, जनरेटर जब चलाते हो तो यूं यूं घूमता है, तब जाके वो बिजली बनता है आगे, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक आयताकार कुंडली ABCD को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में गुणन कराए जाने पर जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है ना, तब कुंडली में विपरीत विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार होता है, इसमें उसमें बाएं था, इसमें दाएं था, ये ध्यान रखिएगा। अब ये इसका चित्र है, चित्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रचना में ये चित्र बनाना है,
अब आ जाओ इसका कार्यविधि। कार्यविधि को देखो मैंने स्टेप वाइज लिखा है ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे हो, क्योंकि एक साथ पूरा पैराग्राफ बना के लिखोगे ना, एक तरफ से पढ़ोगे दूसरी तरफ से भूल जाओगे। कार्यविधि समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है चित्र के बगल में कार्यविधि लिखो, और जब भी एक एक लाइन पढ़ो और चित्र में देखते रहो, तो जब 2-4 बार पढ़ लोगे ना ऑटोमेटिकली आपका कार्यविधि यहाँ फिट हो जाएगा। एग्जाम टाइम में भी यही काम करना है, ठीक है। रटोगे, आज याद रहेगा कल भूल जाओगे, सीधी सी बात है। चित्र और ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होता है, एक आयताकार कुंडली ABCD दिख रहा है आपको, ABCD, ठीक, जिसे स्थायी चुंबक के दोनों ओर के बीच क्षैतिज रखा जाता है। ये स्थायी चुंबक है आपके, इसके बीच में रखा जाता है क्षैतिज रूप में। कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। जो हमारी कुंडली है ना, ठीक है, इसको दाईं तरफ की ओर घुमाया जाता है। कुंडली की भुजा AB, ठीक है, ये जो कुंडली की भुजा AB है ऊपर की ओर और भुजा CD नीचे की ओर गति करती है। जब घुमाओगे ना तो ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर गति करेगी। कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, ठीक है। ये जो कुंडली है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, इससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, उसको यूं जब घूमेगी तो काटेगी, ठीक है। फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ के नियमानुसार प्रेरित विद्युत धारा AB भुजा A से B और CD भुजा C से D की ओर बढ़ती रहती है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक धारा बाह्य विद्युत परिपथ में B1 से B2 की दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। जो आपके ये B1 से ना B2 की दिशा में प्रवाहित होती है। आगे बढ़े, आधे घूर्ण, जब ये घूमेगा ना ऐसे, ये जब घूम रहा है, क्योंकि रोटेशन तो पूरा ऐसे जब पूरा होगा तो एक रोटेशन होगा, जब ये एक आधा घूमेगा ना अर्ध घूर्णन के पश्चात CD यहाँ पर CD की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर हो जाने लगती है। जो चीज़ पहले AB ऊपर थी ना वो अब नीचे हो जाएगी, जो CD नीचे थी वो अब ऊपर हो जाएगी आधे घूर्णन के बाद, और ये चीज़ चलता रहता है। इसके फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और DCBA के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। क्योंकि रोटेशन चेंज हो गया है तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा भी चेंज हो जाएगी। बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा B1 से B2 होती है, ठीक है। अब विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो B1 से कहाँ होगी, B2 की ओर होगी। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती रहती है। हर आधा चक्कर जैसे जैसे घूमेगा ना दिशा यूं बदलती रहती है, ठीक, और आपका करंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन क्या है। प्राकृतिक विज्ञान का ये क्वेश्चन है, ओजोन क्या है। ये देखो बेटा, ये पृथ्वी मंडल है, ये जो परत है बेटा ये हमारी ओजोन है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये इसका कार्य है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका अणुसूत्र O2 होता है, O3 होता है, सॉरी, ठीक है। 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता हुआ है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनती है, ठीक है। O+O2 ओजोन। ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो पराबैंगनी विकिरणों को बचाती है, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इस प्रकार यह परितंत्र को नष्ट होने से रोकती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा, ऐसे क्वेश्चन छाट के लाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। और अब की बार न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। प्लीज़ इस पर अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना, हर जगह शेयर करना। जय हिंद, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।